प्रिय मित्रों, सहबंदियों, आज से हम एक नई विचार विमर्श की श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं और इसका मुख्य ध्यान वनों के ऊपर है। वन और खेती ये दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो एक टाइम बम की तरह टिक 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 कर रहे हैं। ना जाने कब इनमें विस्फोट हो जाए और इनमें इतनी ताकत है जितनी किसी हाइड्रोजन बम में नहीं होती है, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान एक देश तक सीमित नहीं है। शायद विश्व युद्धों में इतना जन धन की हानि नहीं हुई होगी जितनी पिछले सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान हुआ है। शहर के शहर उजड़ गए, बाढ़ में बह गए, कहीं सूखे की स्थिति आ गई, कहीं खाद्यान्न की सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के तो हम जो भी टारगेट बनाए हैं कि जो जीरो एमिशन, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। जो जिम्मेदार धनी देश हैं जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड के फैलाव को बढ़ावा देने के लिए करी, वो आज अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार ही नहीं है। दुनिया भर के संधियां हो गई कि वे आर्थिक रूप से कुछ सहायता करेंगे, कार्बन ट्रेडिंग करेंगे, ये है वो है, दुनिया भर की घोषणाएं हो गई हैं, मगर उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है और हर साल यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमें अपने देश पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तर की सीमाएं हमारी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो हमें इससे पूरी तरह से बचाव देती है। तो उत्तर से आने वाले किसी भी जलवायु परिवर्तन का हमारे देश पर कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट से ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज, वेस्टर्न पार्ट में जरूर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं। कभी कभी ठंड के समय पर बेमौसम वर्षा हो जाती है, हिमपात हो जाता है, मगर इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा गंभीर संकट भारत के सामने जलवायु परिवर्तन का नहीं है। मगर हमारे देश के अंदर ही जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हम दूसरों को क्या दोष दें जब हम अपने राजधानी दिल्ली की हवा स्वच्छ नहीं कर सकते, बॉम्बे की जलवायु को स्वच्छ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस श्रृंखला का नाम वो सुबह कभी तो आएगी यह नाम दिया है। यह एक बहुत पुराना गीत है कि कब अंबर झूम के नाचेगा, कब धरती नगमे गाई। ये कुछ लाइनें हैं एक स्टेंजा की कि धरती कब नगमे गाएगी, कब अंबर झूम के नाचेगा, अर्थात जो है ना पृथ्वी, जो हमारी जमीन है और हमारा आकाश जो है ना कब झूम के नाचेगा। यह है संभावना जो बड़े शहर में रह रहे हैं उनके लिए तो ये सुबह कभी नहीं आएगी। वो तो अभिशप्त हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। उनके लिए जलवायु परिवर्तन का होना नहीं होना उनके ऊपर असर नहीं डालता। मगर हाँ, जो लोग जिसे हम आज अभागे कहते हैं, वो कितने भाग्यवान हैं कि जंगलों में रहते हैं। किसान लोग कितने भाग्यवान हैं जो एक स्वच्छ हवा का आनंद लेते हैं, ऑक्सीजन से भरपूर लेते हैं, भरपूर खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं। तो ये दो अलग अलग ध्रुव हमारे यहाँ बन चुके हैं। क्योंकि कृषि पर मैं अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब जो जलवायु परिवर्तन को अगर कोई चीज रोक सकती है वह वृक्ष है, हमारे जंगल है। और जब हम इस ओर देखते हैं कि भारत में क्या वृक्षारोपण हो रहा है, शहरों में अभी एक नई जागृति आई है और शहरी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझकर इस साल काफी उत्साहवर्धक काम किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी एक वृक्ष माह के नाम यह कार्यक्रम चालू किया और कई समाचार पत्रों ने भी इसे प्रमुखता के साथ में उठाया। ऐसे सभी पर्यावरण के प्रेमी लोगों ने वृक्षों का रोपण किया। जागृति जरूर बढ़ रही है, वृक्षों को सुरक्षा देना, नए वृक्षों को लगाना, मगर यह बहुत एक
यानी कि जो पूरी समस्या है उसमें शहरों का और शहरों के अंदर वृक्षारोपण करना समझ लीजिए कि दाल में नमक के बराबर है। वैसे दाल थोड़ी नमकीन ही हो तो अच्छी लगती है, ज्यादा नमक भी अच्छा नहीं होता। मगर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लाखों हेक्टेयर जमीन है जहां पे वृक्षारोपण किया जा सकता है। अगर कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाएं और कुछ प्रोत्साहन दिया जाए तो हम पाएंगे कि एक विशाल भूभाग पर फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं। एक फॉरेस्ट की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। उदाहरण के लिए मैं अपने एमपी का ही एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं कि इसका जो टोटल भूभाग है उसका केवल 8% भाग ही वृक्षों से आच्छादित है और लगभग आधी भूमि जो है वो कृषि के कार्य में उसका उपयोग किया जाता है। शेष भूमि या तो खाली पड़ी है, अनुपयोगी पड़ी है और वहां पर कोई आर्थिक गतिविधि आज की तारीख में नहीं हो रही है। आपके सामने एक मानचित्र भारत सरकार की वेबसाइट से ही लिया गया है जिसमें आपको यह स्पष्ट होगा कि ऐसे कौन से प्रदेश हैं जिन्होंने 1990 के बाद अपने वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल को बढ़ाया है। इनमें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना इस टाइप के प्रदेश हैं। ऐसे प्रदेश जहां पे जंगल का एरिया घटा है वह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के प्रदेश हैं। छोटे छोटे से प्रदेश हैं, ये कोई बहुत बड़े प्रदेश नहीं है। जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। इनमें क्षेत्रफल थोड़ा कम हुआ है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि वहां पे आज तक कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ही नहीं हुआ था। सड़कें बनी नहीं थी, जो सिंचाई की योजनाएं थी वहां पे बनी ही नहीं थी। शहरीकरण वहां पे बहुत ही कम हुआ था। और इसमें एक राज्य तो ऐसा है जिसे हम मणिपुर कहते हैं। वहां पे वृक्षों के जंगल के कम होने का कारण यह है कि जंगल काट के वहां पर अफीम की खेती की जाती थी। सरकार ने बड़ी मुश्किल से इस खेती को बंद किया है और उसके कारण कितनी हिंसा हो रही थी और तस्करी के माध्यम से कैसे विदेशों से वहां पर हथियार आ रहे थे और एक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति वहां पे बन गई थी जब सरकार ने अफीम का धंधा वहां पे बंद किया था, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर जा जाके जंगल काट के वहां पे अफीम की खेती चालू कर दी और उन्हें प्रोत्साहन बकायदा जो म्यांमार देश है वहां से उन्हें चीनी हथियार ये वो सब सप्लाई हो रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर इस टाइप की अशांति होती है उसमें बहती गंगा में हाथ धोने के लिए विदेशी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती। अब मैं आपका ध्यान नक्सलवाद के ऊपर केंद्रित करना चाहूंगा। एक समय था जब पश्चिमी बंगाल में भारत सरकार को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा और वह था नक्सलवाद का उदय। नक्सलवाड़ी एक वेस्ट बंगाल में एक स्थान है और कांग्रेस के शासन के दौरान ही यह विद्रोह की घटना वहां पे हुई, क्योंकि वहां के जो जमींदार थे उन्होंने वहां के जो छोटे किसान हैं या जो मजदूर हैं उनके ऊपर भारी अत्याचार करना चालू किया। मरता क्या ना करता, जब आदमी के पेट के ऊपर लात पड़ती है तब वह हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। वही हुआ वहां पर और नक्सलवाद का उदय का वही कारण दूसरे प्रदेशों में भी फैल गया। वह क्यों फैला? जहां पे सबसे घने जंगल हैं, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, महाराष्ट्र है और उसके नीचे साउथ के भी प्रदेश हैं, जहां पे आज की भी तारीख में सबसे ज्यादा नक्सलवाद फैला हुआ है। पुलिस हैरान रह जाती है कि गांव की महिलाएं और गांव के गांव इन जंगलों के अंदर जो बसे हुए आबादी है उसका भारी सपोर्ट नक्सलवाद को या आतंकवाद को प्राप्त है। बिना स्थानीय नागरिकों के सहयोग से इतने सालों तक कोई भी आतंक की घटना संभव है ही नहीं। और आज की तारीख में तो है बकायदा
एक ऑर्गेनाइज क्राइम का या ऑर्गेनाइज आतंक का एक माध्यम बन गया है। अर्थात कहने का उनके पास में आज आधिकारिक रूप से विदेशी आधुनिक हथियार हैं। बार बार यह बात सामने आती है कि वहां पर जो माओवाद है उससे साहित्य वहां पे प्राप्त होता है। ये साहित्य जहां तक मैं जानता हूँ उन इलाकों में कोई शिक्षा है ही नहीं, और ऐसे साहित्य को पढ़ने के लिए शिक्षित होना आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह उन शिक्षित आदिवासियों का पढ़ने की सामग्री है जिसे पढ़ पढ़कर वह वहां के स्थानीय नागरिकों को इस ओर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें आतंक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो वहां पे जब भी कोई विकास की गतिविधि होती है और उसकी पहली शर्त ये होती है कि वहां पे कम से कम रोड होनी चाहिए जहां पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो जा सके, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कोई भी ऐसी चीज जो किसी व्हीकल को चलाने के लिए जरूरी होती है उसके लिए रोड पर सबसे पहली चीज होती है। मगर वो रोडों को खोद देते हैं और जब कोई ट्रांसपोर्ट अगर जाता है, चाहे वो सिपाहियों का हो, सैनिकों का हो, वे उसे विस्फोट से उड़ा देते। ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में, एमपी में बहुत आम है, होती ही रहती है। और उसके बाद में वो जंगलों में छुपे रहते हैं, वहां से फायरिंग करके वो चले आते हैं। कुछ सालों पहले एक घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक कारवां या कैनवाय के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसमें उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता विद्याचरण शुक्ला सहित जो टॉप कांग्रेस की लीडरशिप थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, अर्थात मार डाला गया, हत्या हो गई उनकी। पूरा देश सख्ते में आ गया कि एक रूलिंग पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को एक बार में नक्सल विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया। आज हम और अधिक क्रूर हो गए हैं। बाकायदा जो सेना के कमांडोज होते हैं या जो छापामारी युद्ध में निपुण लोग होते हैं, कमांडोज होते हैं, उनको तैनात करके हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो कमांडो जो मुख्यतः विदेशी आक्रमण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हमें अपने घर में, अपने प्रदेश में सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन कमांडोज को हमें तैनात करना पड़ रहा है। यह कितनी चिंतनीय और कितनी गंभीर समस्या है। आप कहेंगे कि इसका वनों से क्या तात्पर्य है, मैं उस समस्या को इससे क्यों जोड़ रहा हूं? इसका कारण हमारा एक दृष्टिकोण है कि उन परिवारों को उन जंगलों से हटा दिया जाए, क्योंकि वे हिंसा में और उग्रवाद में, ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम में वे लोग संगठित रूप से शामिल हैं। सवाल ये है कि वे उग्रवादी क्यों बने? जैसा मैंने बताया कि नक्सलवाड़ी का विद्रोह जो शोषण था उसके खिलाफ एक आवाज उठी। उसके बाद में जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार बनी तब यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई और वहां से ये पूरी समस्या एक कैंसर और एक कोढ़ की तरह दूसरे प्रदेशों तक फैल गई, क्योंकि इन जगहों पर भी लगभग वैसी ही स्थिति का निर्माण हो चुका था। वनवासी या आदिवासी आप उनको कह लीजिए, वो उन जंगलों में हजारों साल से वो रह रहे हैं वहां पे। उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है क्योंकि जंगलों में कृषि संभव ही नहीं होती, मगर उनकी जीवन यापिका के लिए, जीने के लिए वो जंगल में जो भी रिसोर्सेस हैं उसका उपयोग करते हैं। आप अगर उनको वह उपयोग करने के लिए मना करेंगे और कहेंगे कि आप यहाँ से निकल जाइए, पूरे के पूरे गांव खाली कर दीजिए, क्योंकि आपके कारण यहाँ पे जो है ना वन्य सामग्री के साथ साथ वन्य जीवों का भी आप शिकार करते हैं जो शासन की नीतियों के विरुद्ध है। इसलिए उनको विस्थापित करना सरकार का एक कार्यक्रम है, मगर जिन्होंने कभी खेती करी ही नहीं, आपने उनको कृषि के प्रशिक्षण दिया नहीं और ऐसी जमीन दी ही नहीं जहां पे कृषि कार्य को आसानी के साथ में किया जा सके, तो वो
पूरी की पूरी जनसंख्या वन क्षेत्र को छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। हम लोग शहरों में बैठ के ये न्यूज़पेपर में इन बातों को बड़े ध्यान से देखते हैं कि नक्सलवाद यहाँ फैल गया, इतने नक्सलवादियों को मार दिया, इतने पुलिस के जवान या सेना के जवान शहीद हो गए। आज नक्सलियों ने वहां पर हमला किया, किसी गाड़ी को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। उसके बाद की घटनाएं में उन्होंने किस तरह से चारों तरफ घेर के फायरिंग करके इतने लोगों को और मार दिया। हम लोग समझते हैं कि ये शायद बहुत क्रूर लोग हैं। क्रूर वो लोग नहीं, क्रूर हम लोग हैं। हम उनकी समस्याओं को समझते नहीं हैं और समाचार पत्रों में छपी हुई, न्यूज चैनलों में चलाई जा रही हर उस खबर को सच्चाई मान लेते हैं। मगर यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी कारण वो अभागे है। जो सबसे गरीब तबका अगर कोई हमारे देश में है तो आदिवासी है, क्योंकि वो आदि काल से उन जंगलों पर निर्भर रहते थे और आज हम कह रहे हैं कि आप वह जंगल खाली कर दीजिए। तो जो कभी उन जंगलों की रक्षा करते थे, क्योंकि उन जंगलों पे उनका जीवन यापन केंद्रित था, अर्थात वो लोग रक्षक थे। आज हमें उन रक्षकों को भक्षक का हम दर्जा दे दिया है और उन्हें वहां से भगा भगा के हम शहरों की तरफ भेज रहे हैं, जहां की जो लाइफस्टाइल है बहुत अलग है। वो शिक्षित है नहीं, खेती करने का ज्ञान है नहीं, उनका कोई स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम कभी कोई हुआ नहीं, तो वो सरकारी मदद के ऊपर जिंदा है। सरकार अन्न दे देती है, सरकार कुछ काम दे देती है, तो वो मेहनत मजदूरी करने के लिए उन क्षेत्रों से भाग भाग कर शहरों में आ रहे हैं और हो सकता है कि एक दो पीढ़ी बाद उनकी जो संतानें हैं वो शहरों में रहने के लिए अपने लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर लें, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि हमने इससे के साथ जो मानचित्रों का आकलन किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ा राज्यों का हिस्सा ऐसा है जहां 2019 के बाद से आज तक वन क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई ही नहीं। यानी आज 2024 है तो 5 साल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस साल, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ घटनाएं हुई है, मगर वो सिर्फ वृक्षारोपण की घटनाएं केवल शहरों में हुई है, ना कि बहुत बड़े पैमाने पर इन जंगलों में और जंगल का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई संगठित प्रयास किए गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए उत्तरदायी है कि पिछले 5 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा था। हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाएगा कि वे वन क्षेत्र का, उनको जो भी वन संपदा है उसकी सुरक्षा करेंगे, नए वृक्षारोपण करेंगे। मगर ऐसा लगता है कि पिछले साल में अगर सरकारी आंकड़े खुद ये बताते हैं कि वन क्षेत्र में कोई वृद्धि ही नहीं हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वृक्ष काटे जाते हैं हर साल, कुछ लगाए जाते हैं, अर्थात बैलेंस बराबर। जहां बढ़ना चाहिए वन क्षेत्र को, वहां पे 5 साल से अगर कोई वृद्धि की घटना नहीं हुई है, इसका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केवल कदम ताल कर रहा है। आगे बढ़ने का कोई प्रयास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या शासन के स्तर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई प्रयास किए ही नहीं जा रहे हैं कि हम अपना वन का क्षेत्र बढ़ाएं। और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हर साल बढ़ता जा रहा है और इसको काउंटर करने के लिए, इसका सामना करने के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रभावी है वो है वृक्षारोपण, नए जंगल बनाना, ज्यादा से ज्यादा एरिया में जहां पे बिरले जंगल हैं उनको घना बनाना, जो साथ साथ में वेल्थ क्रिएट करना, अर्थात जो मूल्यवान वृक्ष हैं जिनके कारण वन संपदा का मूल्य बढ़ेगा, वह कार्यक्रम आज शायद हो ही नहीं रहा। तो ना हमारे सामने ऐसा कोई लक्ष्य है कि इन तमाम राज्यों में जो इतनी भूमि खाली पड़ी हुई है, आप जब इसके जो भी मैप है फॉरेस्ट कवर का, जो एमपी का मैप है या पूरे भारत का समग्र रूप से अगर
मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे वनों को आच्छादन लगभग नगण्य है, अर्थात यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है। इन प्रदेशों में लगभग वन क्षेत्र ना के बराबर है। क्या जलवायु परिवर्तन से ये राज्य अपने आप को बचाना चाहते हैं या कोई योगदान देना चाहते हैं? इनका उद्देश्य केवल अगर औद्योगिकरण है तो औद्योगिकरण का जो इसके कारण जो पोल्यूशन फैलता है, इसका प्रभाव तो पूरे देश पर पड़ेगा, पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरा आज सिर्फ इतना है कि एक समग्र वन नीति को हमें बदलना पड़ेगा। अर्थात आज हम जिनको अभागा कहते हैं, अभागा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका भाग्य में शायद यही लिखा था कि इतने हजारों साल से आप वहां पे रह रहे थे, अपने जीवन यापन वहां पर रह रहे थे और आज आपको भाग की दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग अभागे हैं, आदिवासी लोग अभागे हैं और हम लोग जो अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यवान समझते हैं, असली में अभागे हम हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा अगर विपरीत असर पड़ेगा तो वो शहरों में रहने वालों को पड़ेगा। अगर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो महानगरों में रहने के जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य का नुकसान सबसे ज्यादा उनको होगा। अगर फेफड़े खराब होते हैं और उनकी जो चिकित्सा की अगर खर्च बढ़ता है, उनका आयु में कमी होती है, क्योंकि ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर सामने आते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन के कारण एवरेज यानी जीने की जो उम्र होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, वह कितनी कम हो चुकी है। दूसरे प्रदेशों में रहने वालों की तुलना में दिल्ली में रहने वाले लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन जीने के वर्षों की प्रत्याशा लगभग 2 साल कम हो चुकी है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो और अधिक प्रतिकूल असर पड़ेंगे। आज मैंने आपके सामने एक आउटलाइन, एक खाका सामने रखा कि फिर सुबह होगी, कब होगी, कैसे होगी, इसका कार्य योजना क्या होगी, इसके बारे में मैं अपनी चर्चा, अपना विश्लेषण और अपने सुझाव आप तक पहुंचाता रहूंगा। मगर सबसे अधिक आवश्यक है आपका सहयोग, दर्शकों का सहयोग। जब तक एक संगठित प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक जो आज पर्यावरण को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, उनका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, उनकी भी इनपुट जब तक सामने नहीं आएगी, तब तक ये व्यक्तिगत प्रयास काफी नहीं होगा। तो मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो अपने सुझाव, अपने अगर उनके पास में कोई कार्य योजना है तो वो अवश्य जो निरपेक्ष प्रयास चैनल है उसके माध्यम तक पहुंचाएं। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बैठकर मेरे साथ साथ वो भी अपनी राय, अपने निष्कर्ष और अपने जो प्रस्तावित कार्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें सामने रखें, जिससे शासन के ऊपर एक नैतिक, प्रजातंत्र में केवल हम एक नैतिक दबाव भी बना सकते हैं। वह कार्य अगर हम करने में सफल हुए तो फिर सुबह होगी, अवश्य होगी, अंबर झूम के जरूर नाचेगा और धरती रंग में जरूर गाएगी। इस आशा के साथ में मैं प्रदीप वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।